हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 9 विषय भूगोल पाठ 3 अपवाह स्वरूप, इंग्लिश में इसको ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं, इस पाठ को करेंगे। आज इस पाठ का भाग 1 है। आइए हम लोग परिचय स्टार्ट करते हैं। अपवाह शब्द से तात्पर्य जल प्रवाह से है। जब आप भारत के भौतिक मानचित्र का अवलोकन करेंगे तब पाएंगे कि विविध क्षेत्रों से आने वाली छोटी छोटी जल धाराएं आपस में मिलकर मुख्य नदी का निर्माण कर लेती हैं। अंततः इन नदियों के जल किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या खाड़ी में प्रवाहित हो जाते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी बेसिन कहा जाता है। जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो निकटवर्ती अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है तब ऐसी उच्च भूमि जल विभाजक कहलाती है। इस पैराग्राफ में 2-3 बातें ध्यान देने वाली हैं। पहला कि अपवाह किसे कहते हैं, तो अपवाह का अर्थ सीधा बताया गया कि अपवाह का अर्थ होता है जल प्रवाह, यानी जल प्रवाह को हम अपवाह कहते हैं। दूसरी बात पूछी गई कि अपवाह द्रोणी का तात्पर्य क्या होता है, तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे उस नदी का अपवाह द्रोणी या अपवाह बेसिन कहा जाता है। और तीसरा बात पूछा गया कि जल विभाजक किसे कहते हैं, तो यहाँ पर बोला गया कि जब कोई उच्च क्षेत्र जैसे पर्वत या ऊंची भूमि दो निकटवर्ती अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है तब ऐसी उच्च भूमि को जल विभाजक कहा जाता है। किसी भी अपवाह तंत्र का विकास वहाँ की भू आकृतियों से निर्धारित होती है। भू आकृति के आधार पर भारत की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यह 2 वर्ग कौन से हैं, तो एक हो गया हिमालय की नदियाँ और दूसरा हो गया प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ जो हिमालयी क्षेत्र से बहती हैं और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ जो दक्षिण भारत की मध्य भूमि या फिर दक्षिण भारत में बहती हैं, उन्हें हम प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। बच्चों, अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में इनकी उत्पत्ति होने के कारण नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। इनकी भिन्नता निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट है। तो आइए हम लोग इसको डिटेल में देखें। पहले करते हैं हम लोग हिमालय की नदियाँ। हिमालय की अधिकांश नदियाँ 12मासी अथवा अस्थायी हैं। 12मासी या अस्थायी का अर्थ क्या हुआ कि यह नदियाँ हमेशा जल से प्लावित रहती हैं और इन नदियों में जल की कमी कभी नहीं होती है, हमेशा जल भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहता है। इन्हें वर्षा के जल के अतिरिक्त पर्वत की चोटियों पर जमे हिम के पिघलने से सालों भर जलापूर्ति होती रहती है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी भारत की प्रमुख नदियां हिमालय से निकलती हैं। इस पैराग्राफ में यह बताया गया कि हिमालय की अधिकांश नदियां 12मासी अथवा अस्थायी हैं और यह अस्थायी इसलिए हैं क्योंकि इनमें जल की कमी कभी नहीं होती है। 2 वजहों से, 2 कारणों से, एक वर्षा जल के कारण और दूसरा हिम के पिघलने के कारण। हिम का अर्थ हो गया बर्फ। तो ये हिमालय की चोटियां हमेशा सालों भर बर्फ से ढकी रहती हैं। दोपहर में थोड़ा बहुत सूर्य की रोशनी की वजह से यह हिम पिघलता है और उससे वह नदियों में जल की मात्रा बढ़ जाती है। वर्षा भी इन पहाड़ी क्षेत्रों में होती रहती है। तो इस तरह से वर्षा जल और हिम के पिघलने से हिमालयी क्षेत्र की नदियां 12मासी अथवा अस्थायी कहलाती हैं। इसमें कुछ प्रमुख नदियों का नाम लिया गया, जैसे सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये भारत की प्रमुख नदियां हिमालय से निकलती हैं। आइए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात को देख लें। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन अमेजन नदी है। यह विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन है जिसका नाम अमेजन है। भारत में किस नदी का अपवाह बेसिन सबसे बड़ा है, तो इसका अपवाह बेसिन सबसे बड़ा है गंगा का। इन नदियों ने प्रवाह के क्रम में पर्वतों को काटकर गार्ज का निर्माण किया है। यहाँ गार्ज का अर्थ हो गया ऐसा क्षेत्र जो काफ़ी
गहरा घाटी की तरह है और यह निर्माण नदियों ने किया है अपने बहाव की दिशा में आगे बढ़ने के क्रम में उन पहाड़ी क्षेत्रों को, घाटियों को काटकर छांटते हुए आगे बढ़ी है। और वह पथरीली भूमि है, वह घाटी जैसी है और लगातार आगे बढ़ने के क्रम में वह घाटी गहरी होती जाती है, भी शेप की घाटी बनती चली जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो उन्हें ही हम गार्ज कहते हैं। और यह गार्ज का निर्माण कौन करती हैं? तो पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियां अपने प्रवाह के क्रम में करती हैं। हिमालय जनित नदियां उद्गम स्थल से समुद्र तक यात्रा के दौरान अनेक प्रकार के क्रियाकलाप को अंजाम देती हैं। ये नदियां अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन करती हैं और सिल्ट, गाद, बालू, मिट्टी जैसे अपरदित पदार्थों का संवहन करती हैं। नदियां ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती हैं, अवसाद की मात्रा बढ़ती जाती है। इससे मध्य एवं निचले मार्ग में जहां भूमि की ढाल कम हो जाती है, नदियों को संवहन करने में कठिनाई होने लगती है। परिणामतः नदियां विसर्पित होकर गोखुर झील, बाढ़ का मैदान और डेल्टा जैसी अनेक आकृतियों का निर्माण करती हैं। चित्र संख्या 3.2। यहाँ दो तरह के चित्र बनाए गए हैं। एक गार्ज का निर्माण दिखाया गया है और दूसरा यहाँ पर नदी जो मध्य और निचले मार्ग में अनेक तरह के चीज़ों को बनाती हैं, विसर्पित होती हैं, ये सांप की तरह घूम जाती हैं। और इस तरह से इस मध्य भाग में या निचले भाग में कई तरह के आकृतियाँ बनाती हैं, जिसमें गोखुर झील है, विसर्प है या फिर डेल्टा है। ठीक है। और यहाँ यह बताया गया कि यह नदियाँ अपने ऊपरी भाग में तो बहुत ताकत के साथ बहती हैं और वहाँ तीव्र अपरदन करती हैं। तीव्र अपरदन का अर्थ हो गया बहुत तेज़ी से काटना छांटना करती हैं। यह पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े बड़े पत्थरों को भी काटती हैं, चट्टान के टुकड़े कटते हैं, आगे नदी के साथ बहते चले जाते हैं, उसमें मिट्टी, बालू या फिर लकड़ी वगैरह सब कुछ बहने लगता है। और यह बहते हुए मध्य भाग या फिर निचले मार्ग में पहुंचता है, जहां नदी का ढाल कमज़ोर हो गया है और कमज़ोर ढाल की वजह से नदी का संवहन भी कमज़ोर हो गया है। और इस संवहन के कमज़ोर होने की वजह से क्या होता है कि नदी अपने साथ जो कुछ भी चीज़ें अपरदन करके लाई थी, जैसे कि मिट्टी, बालू, पत्थर, बड़े चट्टान, लकड़ी, सिल्ट, ये सब कुछ जमा करने लगती हैं। और उसी जमा करने के क्रम में कई तरह की आकृतियाँ बनती हैं, जिसमें गोखुर झील है, विसर्प है या फिर डेल्टा क्षेत्र है, जहाँ अलग अलग छोटे छोटे बहुत सारे बालू के टीले जमा हो जाते हैं और नदियाँ बहुत पतली पतली धाराओं, अनेक धाराओं के रूप में फिर आगे बहते हुए समुद्री क्षेत्र में जाकर मिल जाती हैं। तो इसी के बारे में यहाँ इस फिगर में बताया गया है। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। यहाँ की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं। यहाँ मौसमी का अर्थ है कि वर्षा ऋतु में इन नदियों में भरपूर जल प्रवाह होता है, लेकिन जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है तब जल प्रवाह धीरे धीरे ठंड के मौसम में कम होने लगता है और ग्रीष्म ऋतु के आते आते तक इन नदियों में जल प्रवाह अत्यधिक कम हो जाता है। तो वही बताया गया यहाँ पे कि अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, जिसका मुख्य स्रोत वर्षा जल है। ग्रीष्म ऋतु और शुष्क ऋतु में जब वर्षा नहीं होती, यहाँ की बड़ी बड़ी नदियों का जल स्तर घटकर छोटी छोटी धाराओं या नलिकाओं में परिणत हो जाता है। इनमें से कुछ नदियाँ पठारी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हैं। तो कुछ नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं या पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में मुख्य नाम नर्मदा और तापी नदी का है। किंतु प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का नाम मुख्यतः हो गया कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, जो पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। ये नदियाँ छिछली और कम लंबी हैं। ये नदियाँ अनेक जगहों पर जलप्रपात का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ द्वारा डेल्टा और अरब सागर में गिरने वाली नदियों द्वारा ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण होता है। तो जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं, उन नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है और जो नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में मिलती हैं, उन नदियों द्वारा
ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण होता है। तो यह भी एक अलग तरह का प्रश्न है कि एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं, डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत के अपवाह मानचित्र का अध्ययन करने से पता चलता है कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय की प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी एवं गहरी हैं। मुख्य नदियों के अतिरिक्त इनकी कई सहायक नदियाँ भी हैं। इनके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भारत में भी कई नदियाँ प्रवाहित होती हैं जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहती हुई बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में गिरती हैं। इन नदियों की व्याख्या निम्नवत की जा रही है। तो अब हम लोग नीचे देखेंगे कि हिमालय क्षेत्र या फिर प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ एक एक करके हम लोग उनका सारा डिटेल्स देखेंगे। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बात कही गई है, उसको हम लोग देख लेते हैं। नदियाँ अपने गाद से प्राकृतिक तटबंध का निर्माण करती हैं। ये तटबंध बाढ़ क्षेत्र में मानव अधिवास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। बिहार की राजधानी पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर अवस्थित है? तो यह गंगा के प्राकृतिक तटबंध पर अवस्थित है। पहली नदी सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत की विशालतम नदियों में से एक है। यह तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें जास्कर, नुब्रा, स्योंक, हंजा जैसे प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती हैं। लद्दाख में सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसे गिलगिट गॉर्ज कहते हैं। यह पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु है। बलूचिस्तान गिलगिट से होते हुए यह नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, जहां मिठानकोट पाकिस्तान के समीप सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम आदि नदियां सिंधु से मिल जाती हैं। इस पैराग्राफ में यह बताया गया कि सिंधु नदी भारत की विशालतम नदियों में से एक है। इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में प्रवाहित होती है, लेकिन एक छोटा हिस्सा भारत में भी प्रवाहित होती है। और इस नदी का प्रवाह क्षेत्र 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है, और आगे यह लद्दाख में गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसे हम गिलगिट गॉर्ज भी कहते हैं। और आगे जाकर यह गिलगिट गॉर्ज पर्यटन के लिए भी बहुत आकर्षक केंद्र के रूप में विख्यात है। उसी के बारे में यहाँ बताया गया। आगे जाकर यह मिठानकोट पाकिस्तान के समीप सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम आदि नदियाँ सिंधु से मिल जाती हैं। यह सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। तत्पश्चात यह नदी दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर कराची से पूर्व मैदान का निर्माण करते हुए अरब सागर में जा गिरती है। हिमालय से निकलने वाली इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इस नदी का 1/3 प्रवाह क्षेत्र भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में तथा शेष पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पर यह समझाया गया कि जो सिंधु नदी है, इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में यह बहुत कम हिस्सा है, अर्थात 1/3 हिस्से में बहती है। तो लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास यह भारत में प्रवाहित होती है और लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास यह पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। और भारत के किन जिलों, किन क्षेत्रों को, किन राज्यों को छूती है? तो यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के क्षेत्र हो गए। और यह हो गया सिंधु नदी के बारे में। आइए अब हम लोग देखते हैं गंगा नदी के बारे में। इस नदी की मुख्य धारा भागीरथी की उत्पत्ति हिमालय स्थित गंगोत्री हिमानी के गोमुख से हुआ है। अलकनंदा उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है। यहाँ पर बोला गया कि गंगा नदी की मुख्य धारा का नाम भागीरथी है। यह हिमालय के गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है और आगे जाकर देवप्रयाग स्थित अलकनंदा नदी से आकर मिल जाती है, और यहाँ से यह गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। तो देवप्रयाग स्थित
अलकनंदा और भागीरथी के दोनों के मिल जाने के बाद आगे गंगा नदी नाम से प्रवाहित होती है। हरिद्वार के समीप गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इस नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो देश के अंतर्गत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती हुई फरक्का होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा है। हुगली नदी भारत में गंगा की मुख्य शाखा है। चित्र संख्या 3.3 में देखने के लिए कहा गया है। गंगा के प्रवाह क्षेत्र का अध्ययन करें। हिमालय की अनेक नदियां जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि अपने जल को गंगा में विसर्जित करती हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय उच्च भूमि से निकलने वाली नदियां जैसे सोन भी गंगा में आकर मिल जाती है। फरक्का के समीप गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। प्रथम भाग हुगली गंगा की वितरिका के रूप में डेल्टा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, और दूसरी भाग मुख्य धारा के रूप में बांग्लादेश में पद्मा नाम से प्रवाहित होती है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है और इस संगम को मेघना के नाम से पुकारा जाता है। तो गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में पद्मा है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में जमुना है, और जहाँ पे पद्मा और जमुना आकर मिल जाती है उस जगह, उस पॉइंट का नाम मेघना हो जाता है। यही बात यहाँ समझाया गया। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा है। दो दिशाओं में नदियों के प्रवाह को अलग करने वाले उच्च पर्वतीय पठारी क्षेत्र को जल विभाजक कहते हैं, जो हम लोगों ने इस पाठ के शुरुआत में ही देखा था। सिंधु और गंगा नदी के मध्य अरावली की उच्च भूमि जल विभाजक का एक उदाहरण है। तो सिंधु और गंगा के बीच अरावली जल विभाजक का कार्य करती है। अरावली नगर गंगा और सिंधु के जल विभाजक पर बसा हुआ है। अरावली से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है। 1 मीटर प्रति 6 किलोमीटर की दर से सुंदरवन की तरफ घटती जाती है। तो यहाँ बताया गया कि जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी की ढाल पूर्व की ओर बढ़ते हुए प्रति 6 किलोमीटर पर 1 मीटर घट जाती है। आइए अब इस मानचित्र का अवलोकन करें। चित्र संख्या 3.3 भारतीय नदियों के अपवाह प्रारूप तथा प्रमुख जल विभाजक। इसमें हम लोग इस सिंधु नदी के बारे में भी बात कर रहे थे, जो इस मानसरोवर झील के पश्चिम हिस्सा से निकलती है और यह भारत के लद्दाख जिले में प्रवेश करती हुई फिर आगे जाकर जम्मू कश्मीर और फिर पाकिस्तान के क्षेत्र में चली जाती है। ये मिठानकोट का क्षेत्र है पाकिस्तान का, जहाँ पर इस सिंधु नदी के साथ झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास ये सारी नदियाँ आकर इसकी सहायक नदियों के रूप में इस मिठानकोट में आकर मिल जाती हैं। फिर यह सिंधु नदी आगे बढ़ते हुए बहते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। यह गंगा नदी हो गई, यह भागीरथी हो गई, यह अलकनंदा हो गई। अलकनंदा और भागीरथी के इस ज्वाइंट पर इस ज्वाइंट को हम लोग देवप्रयाग कहते हैं। यहाँ इस जगह से यह गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। यमुना की भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे चंबल, बेतवा, फिर यहाँ सोन नदी भी आकर मिलती है। ये भोजपुर के क्षेत्र में कोइलवर के आसपास आकर मिलती है गंगा नदी से। कुछ और हिमालय जनित नदियाँ हैं। यहाँ पर यह घाघरा, शारदा, गंडक, कोसी यह भी आकर बिहार क्षेत्र में गंगा नदी से मिल जाती हैं। और इस तरह से यह क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, जहाँ से एक मुख्य धारा इस बांग्लादेश में पद्मा नाम से घुसती है और एक धारा पश्चिम बंगाल में नीचे की तरफ मुड़ जाती है, जिसे हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं, और आगे जाकर यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस क्षेत्र में जो यह पद्मा नदी है, गंगा का नाम बदल जाता है बांग्लादेश में पद्मा नाम से, और यह ब्रह्मपुत्र का नाम बदल जाता है बांग्लादेश में जमुना नाम से। और इस पॉइंट को जहाँ पर पद्मा और
जमुना नदी आकर मिल रही है, इसे हम मेघना बोलते हैं। इस पॉइंट को हम मेघना नदी कहते हैं। फिर यह आगे जाकर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस चित्र में यही एक डिटेल दिया हुआ था। हम लोग इस पाठ का अगला भाग बहुत जल्द देखेंगे, भाग 2। आपको आज का यह पाठ कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द भाग 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।